नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां पर आयुक्त राज्य कर शशांक शेखर हटाए गए टैक्स चोरी की बढ़ती शिकायत को लेकर यह कार्रवाई की गई। आईएएस देवराज प्रमुख सचिव राजकर ने कार्रवाई की है, जिसके आधार पर इन्हें हटाया गया है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, जहां बताया जा रहा है बढ़ती टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी और इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अपर आयुक्त राज्य कर शशांक शेखर को हटाया गया है और टैक्स चोरी की बढ़ती हुई शिकायत जो मिल रही थी, इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आईएएस देवराज प्रमुख सचिव राजकर ने ये कार्रवाई की है। बढ़ते हैं आगे। कानपुर से खबर सामने आ रही है, जहां कानपुर में आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पहुंचे। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी कि शुभम के पिता ने बताया, बेटे की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और पत्नी के सामने ही आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी। परिवार ने सरकार से शुभम को शहीद का दर्जा देने की मांग की है और भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है। तो कानपुर दौरे पर आप नेता संजय सिंह और इस दौरान मृतक शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिले और सरकार से उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग की है। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार का निर्देश, पुलिस विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान को बिगाड़ सकते हैं यूपी का माहौल। डीजीपी की ओर से यह कहा गया है, धार्मिक स्थलों पर पूरी तरह सतर्क रहे, खास तौर पर नेपाल बॉर्डर, सभी अंतर्राज्यीय बॉर्डर जो है वहां पर चेकिंग किए जाए। सभी टोल प्लाजा पर भी कड़ी निगरानी करने को कहा है। डीजीपी ने संवेदनशील क्षेत्रों पर ड्रोन से निगरानी की जाए। तो डीजीपी प्रशांत कुमार का निर्देश, पुलिस विभाग को अलर्ट मोड पर रहने को डीजीपी ने कहा है। और वहीं और जो है संवेदनशील क्षेत्रों पर ड्रोन से निगरानी करने को भी कहा गया है। तो ये बता दें आपको कि उन्होंने कहा, अराजक तत्व यूपी का माहौल बिगाड़ सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे न्यूज एडिटर संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, जिस तरीके से देखें, अब उत्तर प्रदेश में भी डीजीपी प्रशांत कुमार ने बड़ा निर्देश दिया है, पुलिस विभाग को अलर्ट रहने को कहा गया है। देखिए जी, मेरा बात करें तो रक्षा मंत्री अमित शाह ने सारे अगर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात किया था और उन्होंने एकदम निर्देश दे दिया था कि जहाँ भी वांछित लोग हैं, जहाँ भी पाकिस्तानी हैं जिनके पास भागा जुड़े हैं या जिनके वीजा पूर्ण हो चुके हैं, उन सभी को चिन्हित किया जाए और उनको जो है निकालने की प्रक्रिया चालू किया जाए। क्योंकि आज 27 तारीख का डेडलाइन है, उसमें सबको देश छोड़ने की बात कही थी विदेश मंत्रालय ने जब पुष्टि किया था यूपीएस की बैठक के बाद। तो एक आज एक अल्टीमेटम का टाइम है और सभी जगह से मैक्सिमम लोगों को आज बाहर निकालना है। कल हमने देखा था कि जो अपना अटारी बॉर्डर है वहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को पाकिस्तान की तरफ भेजा गया था। और हर क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है जहाँ पर 30 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और अगर देखा जाए तो जिससे समुदाय मुसलमानों की भी आबादी यहाँ 4 से 5 करोड़ के बीच है, जिनकी तमाम शादियाँ रिश्तेदारियाँ पाकिस्तान में है। और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की रिश्तेदारियाँ पाकिस्तान में है और लोग अवैध और वैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं। आपने देखा भी कि जो विजुअल्स आ रहे हैं, बाइकें आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि हम लोग 10-10 सालों से यहाँ रह रहे हैं, बच्चे हैं, इस तरीके से जाएंगे। तो तमाम चीज़ें हैं जिसको हल करना है और पुलिस के खासतौर से निर्देश दिया गया है कि इस तरीके से वापसी लोगों को तत्काल प्रभाव से यहाँ से निकाला जाए और चिन्हित किया जाए। और इसी में अगर आप देखें तो जो बगैर कागज के लोग हैं उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है जो यहाँ पर रहते हैं, जिनके विषय में पता नहीं भैया कोई पहले वीजा पे आया है, टूरिस्ट वीजा पे आया है या नए देश में आया है और यहीं पर आ गया है, फिर लौटा नहीं है। इस तरीके के लोगों की संख्या है जो बाद में यहाँ पर फिजिकल सेल या कर सकते इनफॉर्मल का काम करते हैं। यही कारण है कि सरकार चाहती है कि जो लोग विवांछित हैं भारत में
पाकिस्तान की तरफ से आए या रुके हुए लोग, उनको तुरंत जो है चिन्हित किया जाए और उनको निकालने की प्रक्रिया की जाए। आज 27 तारीख है, लास्ट डेट है, जिसको बोला गया है कि आप लोग आज भारत को दीजिए। पाकिस्तान की तरफ से जो लोग यहाँ पर किसी भी तरीके के वीजा के रूप में आए खासतौर पर, तो मुझे लगता है कि अब आज हर जगह पे उत्तर प्रदेश में नहीं, तमाम बड़े राज्यों में इस तरीके की तेजी देखने को मिलेगी। कल आपने देखा कि गुजरात में बड़ी संख्या में लोगों को निकाला गया सूरत और अहमदाबाद से। ये प्रक्रिया आज और तेज होगी और आज प्रयास किया जाएगा कि बड़ी संख्या में लोग हैं, उनमें से लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको हटाया जाएगा। बिल्कुल, खास तौर पर अगर हम देखें, उन्होंने कहा है कि अंतर्राज्यीय जो बॉर्डर्स हैं वहां विशेष निगरानी रखी जाए, ड्रोन के जरिए वहां पर निगरानी की जाए। ऐसे में संभावना है कि क्या कुछ लोग अंदर आ सकते हैं फिर से, जो जिन पर शक किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हम देखें किसी पर भी विश्वास करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें खतरे में जो है जनता आती है और ऐसे में प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी रख रही है, कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही। क्योंकि अब देखें तो दोनों देश जो भी वहां लोग रह रहे हैं, भारत के लोग पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान के लोग अगर भारत में हो, तमाम लोगों को उनके मुल्क वापस पहुंचाया जा रहा है और ऐसे में आज खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो धार्मिक स्थल है वहां भी विशेष निगरानी रखी जाए। तो देखिए, भारत की सीमाएं जो है नेपाल से लगती है, भारत की सीमाएं है और नेपाल के थ्रू आपने देखा भी था कि नेपाल के रास्ते पहले काफी बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा संबंध अलग है, वहाँ पर इस तरीके से लड़ाई नहीं है जहाँ पर आप पासपोर्ट और वीजा की स्थिति होती है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच है जहाँ पर लोग सामान्य आवाजाही करते हैं। सीमा हैदर का उदाहरण है, आपने देखा था कि नेपाल के रास्ते अपने बच्चों के साथ भारत में प्रवेश कर गई थी। तो इस तरीके की बड़ी चूक पहले हो चुकी है, तो ध्यान में रखकर भी जो महात्मा है डीजीपी ने पर उन्होंने आदेश दिया है कि किन सीमाओं पर ज्यादा चौकसी की जरूरत है, इसलिए वो रास्ते जहाँ पे लोग बहुत ही साधारण तरीके से, सामान्य तरीके से आ जा सकते हैं। भारत उत्तर प्रदेश की सीमाओं में एक चुनौती है, भी प्रशासन के लिए भी खासतौर पर सबसे सालना का ये हादसा हुआ है। सबसे इसी एक तरीके से दोनों जगह के लोगों की बनावट। बिल्कुल, एक और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ये भी कहा गया है कि डीजीपी ने कहा है कि जो कश्मीरी छात्र किसी अन्य राज्य में पढ़ रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश में ही हो, उनको भी सुरक्षा जो है वो दिए जाए, जो वहाँ के लोग हैं वो उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है कहीं ना कहीं लोग वहाँ कश्मीर के लोगों पर भी उसी तरीके से एक जो मेंटालिटी बन जाती है, ऐसे में उन्हें शक की निगाहों से देखते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा की बात जो है प्रशासन की तरफ से कही गई है। इससे पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो अटैक के बाद देश में तमाम मेरठ जगहों पर जो यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो कश्मीरी छात्र थे, उनके साथ जो व्यवहार घटनाएं सामने आई थी, सरकार नहीं चाहती है फिर से हो चुकी है, बड़ी चूक पहले सरकार हो चुकी है पुलवामा में, और इसलिए अब इस तरीके की ये जो है गवर्नमेंट या जनता तैयार नहीं है। जनता चाहती है कि पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अब डेडलाइन की बात की जा रही है। इस डेडलाइन के अंतर्गत लोगों को यहाँ से निकालना है, लोगों को पाकिस्तान भेजना है, क्योंकि ये कैबिनेट का फैसला है और कैबिनेट लगातार इस चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रही है। IT है, मंत्रालय इन चीज़ों को देख रहा है और पैसे भी सरकारी निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये बड़ा राज्य है, यहाँ पर एक बड़ी आबादी रहती है और लंबे समय से लोगों का पाकिस्तान के साथ संबंध रहा है। तो इस स्थिति में क्या बड़ी संख्या में लोग रुके हुए हैं, नहीं जा रहे हैं, कागज जिनके नहीं है उनको किस तरीके से निकाला जाएगा, तो ये चुनौती भी है कि बगैर कागज के लोगों को आप किस तरीके से चिन्हित करेंगे और घर से बाहर करेंगे। ये पहचान को किस तरीके से पुलिस देखती है और उनको यहाँ से निकालती है, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। और इसीलिए आज अगर शिक्षा के लोग आज अपना अपने को पुलिस जाकर ये बताते हैं कि हाँ हम लोग पाकिस्तानी नागरिक हैं या यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको बताएगी फिर इस पर एक्शन भी लेगी और उनके ऊपर केस और
भी दर्ज कर सकती है। अगर इस तरीके के लोग देश नहीं छोड़ते, जो वांछित लोग हैं उनको देश छोड़ने का आदेश दे सकती है। तो ये अभी पूरे देश में चलेगा और तमाम बड़े राज्यों में, खासतौर पर गुजरात जो कि पाकिस्तान की सीमा सटा हुआ है, जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान की सीमा सटा हुआ है, राजस्थान जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, यहाँ आना जाना काफ़ी आसान है क्योंकि पैदल मार्ग है जहाँ से आप आसानी से आ जा सकते हैं और लोग आते जाते रहे हैं। इन जगहों पर ज़्यादा सख्ती की जरूरत है, लेकिन ये लोग आते तो वहाँ से होकर क्योंकि बड़ी आबादी है यहाँ पर, जिसकी वहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं, उनके रिलेटिव हैं, जो लोग इधर उधर जाते रहते हैं। तो अब तो क्या अटारी बॉर्डर बंद हो चुका है, उधर बाघा बॉर्डर बंद हो चुका है, तो एक ही रास्ता बनता है कि आपको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, यानी अभी पुलिस प्रशासन खुद लेके जाए और आपको डिपोर्ट करे, यही रास्ता होता है। आपने देखा था कि इस तरीके से अवैध रूप के खिलाफ अमेरिका में एक बड़ा मुहिम चलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने और सारे अवैध प्रवासियों को वहाँ से निकाला था, डिपोर्ट किया था। उसमें भारतीय भी थे। इस तरीके की डिपोर्टेशन की जरूरत हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया को भी करना पड़ेगा कि जितने भी वांछित हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या जो हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है, पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, उनको भी एक व्यक्ति के साथ आपकी नींद करिए और उनको बाहर निकालिए, क्योंकि अगर वो किसी भी रूप में अगर रहते हैं तो ये हमारे लिए इंटरनल आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, पुलिस विभाग को अलर्ट किया गया है और तमाम जो जगह है, सार्वजनिक जगह है, उन जगहों की निगरानी करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अराजक तत्व जो है यूपी का माहौल बिगाड़ सकते हैं, ऐसे में कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है, विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे, संभल से खबर सामने आ रही है जहां भाजपा नेता राजेश सिंघल समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किए गए। राजेश के निजी सुरक्षा कर्मियों का फोटो वायरल हुआ था। सुरक्षा कर्मियों के हाथ में रिवॉल्वर का फोटो वायरल हुआ था और इसी के तहत अब ये कार्रवाई वायरल फोटो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। 2 निजी सुरक्षा कर्मियों और बीजेपी नेता राजेश पर केस दर्ज किया गया है। फोटो में हथियार बताया जा रहा है राजेश का और लाइसेंसी हथियार बताया जा रहा है। थाना असमोली में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सुरक्षा कर्मियों के हाथ में रिवॉल्वर की तस्वीर वायरल हुई थी और वायरल फोटो के आधार पर पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है। तो ये खबर आपको बताते चले, बताया जा रहा है 2 निजी सुरक्षा कर्मियों और बीजेपी नेता राजेश पर केस दर्ज किया गया है और जो रिवॉल्वर की जो तस्वीर सामने आई थी वो बीजेपी नेता का बताया जा रहा है, लाइसेंसी हथियार जिसकी तस्वीर सामने आई थी और थाना असमोली में ये मामला दर्ज किया गया है। तो संभल से ये खबर आपको बताते चले जहां बीजेपी नेता पर केस दर्ज किया गया है। सुरक्षा कर्मियों के हाथ में रिवॉल्वर की तस्वीरें वायरल हुई थी। बढ़ते हैं आगे, अलीगढ़ से खबर आपको बता दें, भाजपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भतीजे पर हमला। पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाल सिंह के भतीजे पर दबंगों ने गोली चलाई है। बीजेपी के पूर्व बूथ अध्यक्ष चंचल पर दबंगों ने गोली चलाई और घर के बाहर खड़े चंचल के ऊपर दबंगों ने फायरिंग कर दी। वहीं दबंगों द्वारा चलाई गई गोली से बाल बाल बचे चंचल और घटना के बाद दबंग गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। चंचल ने थाना खैर पहुंचकर दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके की ताकीपुर गांव की घटना बताई जा रही, जहां बीजेपी के पूर्व बूथ अध्यक्ष चंचल पर दबंगों ने गोली चलाई है और घर के बाहर जो है वो खड़े थे और उनके ऊपर दबंगों ने फायरिंग कर दी और वहीं ये मौके से फरार हो गए। तो ये खबर सामने आ रही है अलीगढ़ से, आपको बताते चले दबंगों के द्वारा गोली चलाई गई। हालांकि चंचल बाल बाल बचे हैं, वहीं जो आरोपी है बदमाश है वो मौके से फरार होने में कामयाब रहे। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां डिजिटल अरेस्ट गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। जाली आधार का इस्तेमाल कर लाखों का ट्रांजैक्शन किया और सीबीआई क्राइम ब्रांच अफसर बनकर धोखाधड़ी करते थे। बैंक खाते उपलब्ध कराकर गिरोह की मदद करते थे। कब्जे से जाली आधार कार्ड, चेकबुक, पासबुक, सिम कार्ड,
और कार बरामद किए गए हैं। वीरेंद्र सुजीत ने लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन की बात भी कबूली है। तो लखनऊ से ये खबर आपको बताते चले, डिजिटल अरेस्ट गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और वीरेंद्र सुरजीत नाम बताया जा रहा है, जिनके बताया जा रहा है कि लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन की बात इन्होंने कबूल की है। बढ़ते हैं आगे। बदायूं के उछानी थाना क्षेत्र के बनगवा गांव में ताश खेल रहे युवक पर 60 वर्षीय बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में 35 वर्षीय उमेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने उसे उछानी सीएचसी पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। और इस बीच हमला करने वाले बुजुर्ग किशन पाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं पीलीभीत से खबर सामने आ रही, जहां विकास कार्यों की आड़ में एक महिला की जमीन बिना मुआवजा दिए अधिग्रहित कर ली गई। आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर महिला तस्वीरन की कृषि भूमि पर सड़क बना दी गई, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला। पीड़िता कई बार तहसील और जिलाधिकारियों से गुहार भी लगा चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और अब महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की है। वहीं उन्होंने अपने बेटे जफरुद्दीन के साथ जो है अपना दर्द भी साझा किया और इस दौरान जो बिना मुआवजा दिए उनकी जमीन पर सड़क निर्माण किया गया है, इसके न्याय की गुहार भी लगाई। हमारा खेत 2 बीघे लगभग हाईवे में चला गया है और हमें मुआवजा नहीं मिला है। हर जगह भी शिकायत करी, हमने कोई सुनवा नहीं है। मेरा कहाँ शिकायत? बरेली भी करी है, जहाँ खेत के कागज वगज बनते हैं वहाँ भी करी, पीलीभीत भी करी है, बीसलपुर में भी करी है। हमने कई बार शिकायत, कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई। किसके नाम है? मेरी माँ तस्वीरन के नाम। तो पैसा कोई नहीं मिला? कोई 1 भी रुपया नहीं मिला अभी कितने दिन तक। से दौड़ लगा रहे हो पैसे? अरे करीब 1-1.5 साल हो गई जब से हम भागे भागे फिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब आपकी माँ ने आज कहाँ शिकायत की? आज योगी जी के पास शिकायत की है। बीसलपुर लड़के के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? तस्वीरन। बताओ तस्वीरन पूरी बात। 2 बीघे हमारा खेत गया हाईवे में, उसका हमें कोई सड़क में गया है, उसका हमें कोई मुआवजा नहीं मिला, 1 पैसा भी। कितना दिन हो गए हैं? 2 सालें करीब होने जा रही हैं। तो इस मामले में कहीं शिकायतें करी आपने? बरेली शिकायत करी, पीलीभीत करी, हर जगह करी, कोई सुनवाई नहीं। आज कहाँ करी आपने शिकायत? आज योगी किया करी है। योगी जी किससे की है? हाँ। क्या चाहती हूँ? हमें हमारा मुआवजा मिल जाए। बढ़ते हैं आगे। पहलगाम की घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय में भी भारी आक्रोश है। घटना के विरोध में पीलीभीत में मुस्लिम समुदाय के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर पूरनपुर इलाके की है, जहां मुस्लिम समाज के लोग जुमे की नमाज के दौरान बड़ी संख्या में हाथों में काली पट्टी बांधकर मस्जिद पहुंचे और आतंकी हमले का विरोध जताते हुए घटना की निंदा की। साथ ही अमरिया इलाके में भी ऑल इंडिया एक्शन कमेटी के उलेमाओं ने आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला फूंककर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि वह सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ है। भारत सरकार को आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते 2 दुकानें धूं-धूं कर जल गई। आग के लपटों में सारा सामान भी जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रहे कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तो ये तस्वीरें सामने आई है जहां भयंकर आग लगी है। हालांकि किसी तरह की जनहानि की जानकारी नहीं मिल रही है।
और बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के झालू रोड पर रुपयों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गई और फायरिंग भी हो गई। फायरिंग में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही, जबकि अन्य लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का खून खौल रहा है। लोगों को लग रहा है कि सरकार कुछ बड़ा करेगी, लेकिन भारत ने आतंक की गहराई को देखते हुए पाकिस्तान को जो गहरी चोट दी है, जिसमें ना भारत की तरफ से टैंक चलाए गए और ना ही मिसाइलें दागी गई और ना ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन इस बार भारत ने जो युद्ध शुरू किया है उसमें खून तो नहीं, लेकिन प्यास की तड़प पाकिस्तान सरकार को और वहां निवास करने वाले लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख देगा। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में लोग प्यास से तड़पेंगे, पाकिस्तान में नहीं जलेंगे चूल्हे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कल कारखाने बंद हो जाएंगे, अस्पताल ठप हो जाएंगे, पाकिस्तान के सभी शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, खेत सूख जाएंगे और जनता भूख से तड़पेगी, महंगाई आसमान छूने लगेगी, जनता सड़कों पर उतरेगी और फिर मौत गोली से नहीं भूख और प्यास से होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बुधवार को सरकार ने जो 5 अहम फैसले लिए हैं, उसमें उठाए गए सभी कदम पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वह है इंडस वाटर ट्रीटी। कैसे, देखें इस रिपोर्ट में। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है। खून तो नहीं बहेगा, जिसमें खून तो नहीं बहेगा, कोई विलाप नहीं करेगा, कोई अपनों को खोने पर विलाप नहीं करेगा, पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा, क्योंकि इस बार वॉर वाटर स्ट्राइक से है। सही सुना आपने, इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वॉर वाटर स्ट्राइक की है। भारत का पहला प्रहार, इंसाफ के वॉर में भारत का पहला और गहरा प्रहार, जिसकी गूंज पाकिस्तान को सदियों तक सुनाई देगी। दरअसल पहलगाम में पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया गया, तो यह नरसंहार भारत के सब्र का अंतिम बिंदु था और इस हमले के बाद भारत ने वो समझौता भी तोड़ दिया जिसे भारत ने मानवता के लिए तब नहीं तोड़ा था। भारत की संप्रभुता पर चोट। जब साल 1948 में पहली बार पाकिस्तान ने भारत की संप्रभुता को चोटिल करने की कोशिश की थी, तब भारत ने कुछ नहीं किया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। जब 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। मुंबई पर हमला। जब साल 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई में हमला करवाया। साल 2001 में संसद पर हमला। जब 2001 में पाकिस्तान ने संसद पर हमला कराया। 26/11 का नरसंहार। साल 2008 में 26/11 का नरसंहार हुआ। उड़ी और पुलवामा हमला। साल 2016 उड़ी और 2019 में पुलवामा हमला करवाया गया, लेकिन पहलगाम की घटना ने भारत के सब्र के बांध को तोड़ दिया और भारत ने उस संधि को तोड़ने का फैसला किया जो पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देगा। भारत ने पाकिस्तान की बर्बादी के लिए निर्णायक कदम उठा लिया है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के हर बार के कायराने हरकत के बाद इस बार 5 बड़े अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर घेर लिया है, जिसमें पहला है अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद, यानी कि इस चेक पोस्ट से होकर जो थोड़े बहुत व्यापार होते थे वो अब पूरी तरह ठप। जो थोड़े लोग आवागमन भी करते थे अब वो भी बंद। दूसरा है इंडस वाटर ट्रीटी। यह फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच पहले जल युद्ध की शुरुआत है, क्योंकि आपको बता दें कि यह पाकिस्तान समझौता साल 1960 में किया गया था
जिसके तहत कुल जल का 80% पाकिस्तान को दिया जाता था और 20% भारत इस्तेमाल करता था। लेकिन अब इस समझौते को तोड़ दिया गया है। इससे वहां पानी की कमी हो जाएगी और चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। अनाज की पैदावार खत्म हो जाएगी, जिससे लोग भूख से तड़पेंगे। कल कारखाने बंद हो जाएंगे। विदेशी निवेशक वहां से बाजारों को छोड़कर चले जाएंगे। रोजगार ठप हो जाएगा। लोग एक दूसरे के भूख के प्यासे हो जाएंगे और फिर जनता सड़क पर उतरेगी और अपने सरकार से सवाल करेगी कि आखिर क्या मिला आतंकवाद का सहारा लेकर। बेकारी, गरीबी, भूखमरी। लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि एक तरफ वहां जो पहले से स्थित जलाशय है वो फिलहाल सहायक है, तो वहीं अगर ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो भी थोड़े बहुत सहायक हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत को भी इस जल को रोकने के लिए बड़े डैम का निर्माण करना होगा और साथ ही इन नदियों के पानी को देश की तरफ मोड़कर उसे उपयोग के लायक बनाना होगा, जिसे नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से सफल बनाया जा सकता है। भारत सरकार ने तीसरा बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही भारत ने चौथा कड़ा फैसला लेते हुए देश में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं भारत सरकार ने पांचवा फैसला लिया है, जिसमें घोषणा की है कि अब पाकिस्तान के नागरिकों को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। भारत ने इस बार सिर्फ एक आतंकी घटना का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेर लिया है। पानी, व्यापार, संपर्क, कूटनीति, हर क्षेत्र में भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। अब अगला सवाल ये है, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या होगी और भारत की अगली रणनीति क्या होगी? पाकिस्तान में लोग प्यार। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फोर्स।